नमस्कार दोस्तों। कल जो है मैंने आपके साथ भारतीय जो राष्ट्रपति है उस विषय पे हमने चर्चा करके हमने साझा किया था वीडियो को, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसमें आवाज़ संबंधी समस्याएं आ रही थी और बहुत सारे यूजर्स का कहना था कि सर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा लाइव आके हमें थोड़ा समझाएं। तो उसी प्रयास को वापस कर रहा हूँ आज। तो कल हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कि भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या फ़र्क है। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो श्रीमान रामनाथ कोविंद है। हमारी समस्या ये आती है कि हम सुनते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक माना जाता है, देश का संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। जितने भी सरकार के काम किए जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन देखने में आता है कि वास्तव में जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो क्या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उससे कमजोर है राष्ट्रपति का व्यक्तित्व, या राष्ट्रपति जो है वो सारी शक्तियों का प्रयोग करता है? इन सब चीजों को आज हम समझेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अपनाया है, और हमारे देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है, जो संसदीय या जो संघीय शासन व्यवस्था जो है, वो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाई है। अब समस्या ये आती है, जब राष्ट्रपति का पद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है तो भारत के राष्ट्रपति के पास भी क्या वही शक्तियां होनी चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर पद जरूर संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का लिया है, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। तो फिर राष्ट्रपति जो है उसकी शक्ति कम कैसे? इसका एक कारण है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दो उपभेद चलते हैं। पहला होता है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यवस्था होती है कि जनता खुद ही शासन बनाती है और खुद ही शासन का विघटन करती है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें तो स्विट्जरलैंड है। लेकिन दूसरा जो उपभाग है प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो उपभाग होते हैं, और प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो जो उपभाग होते हैं उसमें एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि अमेरिका में, और दूसरी होती है संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत में मौजूद है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। उसको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह से उसको काम करना पड़ता है। तो अब आइए चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाई। भारत में राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए अनुच्छेद 52 जो है उसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो प्रश्न बनता है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन से अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो बनाया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो होता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित का मतलब राष्ट्रपति में शामिल होगी, राष्ट्रपति में मौजूद होगी संघ कार्यपालिका की शक्ति, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इस अधीनस्थ शब्द का मतलब क्या है? अधीनस्थ शब्द का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग, अधीनस्थ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 53 ने कहने को तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया है, लेकिन वास्तव में वो वास्तविक प्रमुख नहीं, वो केवल एक वैधानिक, संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि उसको जो काम है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का गठन करता है, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति जो है उसको संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में है, ये जिक्र करता है। अब अनुच्छेद 54 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो कैसे निर्वाचित होगा। तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन की विधि कौन सी होगी? क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचित करते हैं हम, या
जो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है क्या प्रत्यक्ष होता है? नहीं। अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विधि काम में ली जाएगी जिसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण विधि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन के बाद ये फैसला किया गया कि दिल्ली और जो पांडिचेरी है उसके भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आज जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं होता। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो वोट जो होता है, मत जो मूल्य होता है, मत का जो मूल्य होता है वो 1971 की जनगणना पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव आज भी आधारित है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, 54 राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है कैसे निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी विधि है तो अप्रत्यक्ष विधि कह दो या चाहो तो बड़े रूप में तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण विधि। अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल और त्याग पत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनुच्छेद 56 के बारे में बहुत कम पूछते हैं, अनुच्छेद 61 के बारे में पूछते हैं जो महाभियोग से जुड़ा है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 साल होगा। जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा वहां से लेकर और अगले 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। तो अनुच्छेद 56 में पद और त्याग पत्र, मान लीजिए राष्ट्रपति जो है वो समय से 5 साल के समय से अपने कार्यकाल से पहले भी अगर पद से मुक्त होना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते ही इसकी सूचना जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को दे दी जाती है। तो राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा उपराष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि कोई राष्ट्रपति जो है वो अगर दोबारा उम्मीदवार बनना चाहे, मतलब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो क्या वो लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। अनुच्छेद 57 में कोई भी जो उम्मीदवार जो है, कोई भी राष्ट्रपति जो है उसको दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की जो उसका हक है उसको दिया गया है। अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होगी उन योग्यताओं का जिक्र करता है। सामान्य योग्यताएं होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कोई आया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही उसकी कम से कम वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम कोई आयु नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 59 जो है ये भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 59 में भी शर्तें हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने लाभ के मतलब कोई सरकारी पद पे हो या लाभ के पद पे काम कर रहा हो, राष्ट्रपति अगर वो चुन लिया गया तो उसको वो जो लाभ का पद है वो छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 60 बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक सीधा प्रश्न बनेगा। अनुच्छेद 60 में शपथ कि राष्ट्रपति जो है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो गया है, राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति ने चुनाव जीत लिया है, उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या होगा, तब सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। तो अनुच्छेद 60 जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति की शपथ से जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यह है। अनुच्छेद 53 के बाद सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग, मतलब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया गया है और वो पद पे रहते हुए उसने संविधान के खिलाफ कोई काम कर दिया है तो अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी जो राष्ट्रपति जो है उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये महाभियोग जो है वो हम संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में हम ला सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने संविधान के खिलाफ काम किया है तो। लेकिन महाभियोग लाने के 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ
महाभियोग का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में पास हो जाता है, राष्ट्रपति पे लगे हुए आरोप जो सिद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 62 का आर्टिकल जो फर्स्ट है, कोटेज फर्स्ट जो है अनुच्छेद 62 का, अनुच्छेद 62 एक ये कहता है कि किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाए जाने चाहिए। और अनुच्छेद 62(2) ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति का पद मान लीजिए खाली हो गया, जैसे पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई किसी राष्ट्रपति की, या उसके खिलाफ महाभियोग लाया गया, पास हो गया, या मान लीजिए राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो इस दशा में यहां से प्रश्न बनेगा। तो अनुच्छेद 62(2) के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा के और जो नया राष्ट्रपति है वो पद पे आना चाहिए। फिर अनुच्छेद 65(1) बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 65(1) में ये कहा गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया किसी कारण से, तो अनुच्छेद 65(1) ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति के जो काम है उनको संभालेगा, जिसको कार्यवाहक कहा जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। अनुच्छेद 65(1) कहता है कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके सारे कामकाज जो है वो उपराष्ट्रपति वहन करेगा। और अनुच्छेद 65(2) ये कहता है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं हो पद पर, तो फिर क्या होगा। अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के जो काम है उन कार्यों को करता है। जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए थे, और उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु जब हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो उन्होंने सर्वप्रथम, पूछा जाता है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑप्शन दे दिए मान लीजिए, और ऑप्शन आ गया आपके कि भारतीय जो है किस मुख्य न्यायाधीश ने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है राष्ट्र के कार्यों का वहन किया था, तो जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का वहन किया था। तो कल तक का जो हमारा विषय था आज मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया। उसके बाद भी कोई समस्या आपको नजर आती है तो आप कमेंट करें, अवगत करवाएं और अच्छा सुधार करके, और मैं चाहूँगा कि अच्छे सुधार के साथ आपके सामने मैं सारे विषयों को रखूँ। बाकी जो हमारा डिस्कस है, बहुत गहन डिस्कस अभी बाकी है इस टॉपिक पे, वो हम आगामी कक्षाओं में और करेंगे। धन्यवाद।